सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी सुबोध का चौथा पाठ बापू की कुटिया पढ़ेंगे। यह पाठ संस्मरणात्मक शैली में रचित है। इसे रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने गांधी जी की मृत्यु के पश्चात रचा है। बेनीपुरी जी ने बापू की कुटिया में जाकर वहाँ के वातावरण की सजीव झांकी प्रस्तुत की है। इसमें कुटिया में रखी वस्तुओं की जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही बापू के बहुमुखी व्यक्तित्व के दर्शन भी होते हैं। इस पाठ में लेखक की गांधी भक्ति और प्रकृति प्रेम की झलक मिलती है। इसमें सेवाग्राम की कुटिया का वर्णन है। प्रस्तुत संस्मरण जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी बापू की कुटिया में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर खादी से ढककर बनाया गया यह श्वेत शुभ्र बिस्तर बापू लगता है जैसे बापू कहीं गए हों और अभी आएंगे। उनके बिस्तर पर तकिया, उनकी तुलसी की माला, उनका प्यारा चरखा, सब के सब जैसे लग रहा है कि यही कह रहे हों कि अभी आओगे, अभी बापू आएंगे। बिस्तर नहीं बोलता, किंतु शेल्फ पर रखे बापू के तीनों चीनी बंदर तो इशारे से कह रहे हैं, आँख बंद करो, जबान बंद करो, फिर देखोगे बापू यहीं हैं। और सचमुच पा रहा हूँ, बापू तुम कहीं नहीं गए हो, यहीं हो। इसी बिस्तर पर उस तकिए के सहारे बैठे हो। बेनीपुरी जी को लगता है कि जैसे बापू अभी इधर उधर कहीं गए हैं और लौट करके आ जाएंगे। उनके कुटिया में सामानों को देख करके, वस्तुओं को देख करके ऐसा लगता है। 1.25 हाथ चौड़े और 4 हाथ लंबे बिस्तर, इस सादगी में भी तुम कितने महान हो। तुम्हें देखकर कितने रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होंगे। क्या कभी उन पर एक क्षण के लिए भी उतना बड़ा आदमी बैठा होगा जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीनों, वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका। कुटिया को देख करके ऐसा संबोधित करते हैं कौन? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी। फिर ये जो सुप्रसिद्ध चीनी बंदर हैं जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है, लगता है ये तीनों बंदर इसी सूने वातावरण से घबरा उठे हों। बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर लिए हों। दूसरा आँखों को तल हथियों से छिपाकर रो रहा है और तीसरा अपने मुंह पर हाथ रख कर कह रहा है, अरे अब हम तुम क्या बोलेंगे, जिसे बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तर को खाली करके सदा के लिए चला गया। बहुत ही अफसोस होता है कि बापू जो हैं चले गए हैं, लेकिन उनकी कुटिया को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अभी वो लौट करके फिर आएंगे। मानव को पूछकर हमें संतोष नहीं होता, तो हम उसकी पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते हैं और संतोष कर लेते हैं। किंतु उससे संबद्ध
हर बात से कैसी ममता हो जाती है कि हम मान लेते हैं इसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। यानी कि बापू की कुटिया को सूनी देख करके राम वृक्ष बेनीपुरी जी एकदम हताश हो जाते हैं और कह रहे हैं कि आप नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारा यह मौन असह्य लग रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं, आपका यह मौन जो है बहुत ही असह्य लग रहा है। बापू की कुटिया के सामने पूरब की ओर एक और कुटिया है जिसमें बापू के निकटतम अतिथि आकर ठहरते थे। इसी कुटिया के उत्तर की तरफ महादेव भाई की कुटिया है। काफ़ी बड़ी है वह कुटिया, इसमें वह सपरिवार रहते थे। दक्षिण की तरफ बा की कुटिया है, पूजनीय बा की। बा की उम्र बापू से ज़्यादा थी या छोटी, इसका निर्णय उन दिनों दोनों के सिवा कौन कर सकता था। किंतु जिस तरह छाया कभी कभी मनुष्य से भी बड़ी हो जाती है, उसी तरह नारी आदर्श की दृष्टि से बा का चरित्र बहुत महान था। बापू की कुटिया में एक चित्र है। बापू बाहर से थके हारे आए हैं और कुर्सी पर बैठ गए हैं और बा पानी लेकर उनके पैर पखार रही हैं। इस तरह से राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बा की कुटिया का बिल्कुल सजीव चित्र वर्णित किया है। धन्यवाद।